So guys, I'm continuing with section 31 of Bharatiya Sakshya Adhiniyam. Relevancy of statement as to fact of public nature contained in certain acts or notifications. When the court has to form an opinion as to the existence of any fact of a public nature, any statement of it made in a recital contained in any central act or state act or in a central government or state government notification appearing in the respective official gazette or in any printed paper or in electronic or digital form purporting to be such gazette is a relevant fact. ये जो सेक्शन है ना, गवर्नमेंट एक्ट जो नोटिफिकेशंस होती हैं सरकार की, उसको एडमिसिबल बनाता है। क्योंकि जब हम कोर्ट में पकड़ाते हैं ये गवर्नमेंट का एक्ट है सर, या ये नोटिफिकेशन आई है सरकार की, या ये सर्कुलर निकाला है स्टेट ने या सेंटर ने, तो वो जब हम पकड़ाते हैं, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चाहे डिजिटल फॉर्म में क्यों ना हो, चाहे प्रिंटेड की क्यों ना हो, वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है इस सेक्शन की वजह से। सेक्शन 32 रेलेवेंसी ऑफ स्टेटमेंट्स एज टू एनी लॉ कंटेन्ड इन लॉ बुक्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल फॉर्म। हाँ, कानून की किताबें जो भी कहती हैं, लॉ बुक्स की बातें जो होती हैं, ठीक है ना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो चाहे डिजिटल हो, उसकी भी उन स्टेटमेंट्स की भी रेलेवेंसी क्यों होती है, क्योंकि ये सेक्शन है वो रेलेवेंट फैक्ट बन जाता है। सेक्शन 33 व्हाट एविडेंस टू बी गिवन व्हेन स्टेटमेंट फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक record book or series of letters or papers when any statement of which evidence is given forms a part of a longer statement or of a conversation or part of an isolated document or is contained in a document which forms part of a book or is contained in part of electronic record or of a connected series of letters or papers, evidence shall be given of so much and no more of the statement, conversation, document, electronic record, book, series of letters, papers, as the court considers necessary in that particular case to the full understanding of nature and effect of the statement and of circumstances under which it was made. जो भी स्टेटमेंट, जो भी बयान एक कन्वर्सेशन का पार्ट है, स्टेटमेंट विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ अ कन्वर्सेशन या डॉक्यूमेंट का या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या बुक, सीरीज, लेटर्स और पेपर्स, इसमें जो भी बात कही गई है उसी तक और उससे ज़्यादा नहीं, स्टेटमेंट, कन्वर्सेशन, डॉक्यूमेंट या इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर के केस में अगर ज़रूरी है तो वो एडमिसिबल फैक्ट होगा, रेलेवेंट फैक्ट होगा, ठीक है। क्योंकि वो उस केस की, अगर कोर्ट को लगता है नेसेसरी है ये डॉक्यूमेंट, ये स्टेटमेंट उस पर्टिकुलर केस के लिए पूरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, नेचर और इफेक्ट ऑफ द स्टेटमेंट एंड ऑफ द सर्कमस्टांसेस सारा समझने के लिए वो ऐड ऑन कर रही है चीज़, वो बाधा को हटा रही है और एक्यूरेसी बढ़ा रही है क्वालिटी जस्टिस की, तो मतलब एक तरह से एविडेंस हम दे सकते हैं। सेक्शन 34 इसको रेस जुडिकाटा भी कह सकते हैं, पर रेस जुडिकाटा सीपीसी सिविल कंसेप्ट है, ठीक है, ये सिविल क्रिमिनल दोनों के लिए। सेक्शन 34 प्रीवियस जजमेंट्स रेलेवेंट टू बार अ सेकंड सूट और ट्रायल। कोई भी जजमेंट आई हुई है, ऑर्डर या डिक्री बाय लॉ जो प्रिवेंट करता कोर्ट को कॉग्निजेंस लेने के लिए ऐसे ट्रायल की, वो रेलेवेंट फैक्ट है जब सवाल when the question of is whether such court ought to take cognizance of such suit or to hold such trial। मतलब जो चीज़ पहले डिसाइड कर ली गई है, उसकी जजमेंट, ऑर्डर या डिक्री आ गई है, तो कोर्ट बार्ड है कॉग्निजेंस लेने से, उसका संज्ञान लेने से दोबारा, ठीक है, वो नहीं ले सकती। एक केस डिसाइड हो गया, दोबारा नहीं चल सकता। यानी कि सेक्शन 35 ये इररिबटेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, इररिबटेबल, जिसको रिबट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो कंक्लूसिव एविडेंस बन जाएगा, प्रूफ बन जाएगा। वो कैसे, मैं बताता हूँ। पहले तो ये पहले हम बेयर पढ़ते हैं। अ फाइनल जजमेंट, ऑर्डर और डिक्री ऑफ अ कॉम्पिटेंट कोर्ट और ट्रिब्यूनल इन द एक्सरसाइज ऑफ प्रोबेट क्या होती है? सर्टिफाइड कॉपी ऑफ विल, मैट्रिमोनियल इश्यूज, एडमायरलिटी, वॉर के रिगार्डिंग या इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी जुरिस्डिक्शन व्हिच कॉन्फर्स अपॉन और टेक्स अवे एनी लीगल कैरेक्टर। ये सेक्शन लीगल कैरेक्टर जो अफेक्ट करने वाली जजमेंट से डील करता है, जजमेंट्स एंड रैम से। जजमेंट एंड रैम वो होती है जो लीगल कैरेक्टर को अफेक्ट करती है, जजमेंट इन पर्सोना वो होती है जो लीगल स्टेटस अफेक्ट नहीं करती, ठीक है। जैसे कि मैट्रिमोनियल इशू है, पहले वो बंदा मैरिड था, डिवोर्स की जजमेंट आने के बाद वो डिवोर्स ही हो गया, तो उसका लीगल कैरेक्टर चेंज हो गया, ठीक है। अब वो सिंगल नहीं है, ना ही वो मैरिड है, वो डिवोर्स ही है, ठीक है। Such judgment, order or decree is a conclusive proof that any legal character which it confers accrued
एट द टाइम व्हेन सच डिक्री जजमेंट ऑर्डर केम इनटू ऑपरेशन। क्या था कि लीगल कैरेक्टर तभी बन गया जब वो जजमेंट सुना दी गई, डिक्री या ऑर्डर सुना दिया गया, तभी उसको वो एक्रीव हो गया, तभी से ही वो कंक्लूसिव प्रूफ बन गया। अदरवाइज वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, जब ये हो गया तब। या फिर लीगल कैरेक्टर जो डिक्लेयर हुआ टू एंटाइटल दैट एक्रूड टू दैट पर्सन, मतलब किसी बंदे को वो लीगल कैरेक्टर मिल गया तो वो एज इट इज कंक्लूसिव प्रूफ बन गया। 3 लीगल कैरेक्टर किसी का सीज हो गया जजमेंट के आने से, ठीक है, कोई पर्टिकुलर लीगल कैरेक्टर सीज हो गया, जैसे कि पहले वो मैरिड था वो डिवोर्स ही हो गया, ठीक है, तो कंक्लूसिव प्रूफ है कि वो डिवोर्स ही है। जैसे और फोर्स डिक्लेयर्स एनी पर्सन टू बी सो एंटाइटल्ड वाज द प्रॉपर्टी ऑफ दैट पर्सन एट द टाइम फ्रॉम विच सच जजमेंट और डिक्री डिक्लेयर्स दैट इट हैड बीन और शुड बी हिज प्रॉपर्टी, ठीक है। Anything to which it declares any person to be so entitled was the property of that person at any time from which, मतलब केस के डिसीजन से ये हो गया कि वो बंदा एंटाइटल्ड है प्रॉपर्टी के लिए, तो वो जजमेंट ही उसकी प्रॉपर्टी के एंटाइटलमेंट की कंक्लूसिव प्रूफ है। सेक्शन 36 रेलेवेंसी एंड इफेक्ट्स ऑफ जजमेंट ऑर्डर डिक्री अदर देन दोस मेंशन्ड इन सेक्शन 35। अच्छा, सेक्शन 35 और 116 डील करते हैं कंक्लूसिव प्रूफ से, ठीक है। 116 लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड की बात करता है, वो आगे डिस्कस करेंगे। एक मैक्सिम पढ़ो और लिखो, रेस इंटर आलियास जुडिकाटा मल्लम एलायस प्रीजुडिशियम फेसित। कहता है कि मैटर जज्ड इन अ कॉज डू नॉट प्रेजुडिस दोज हु वर नॉट पार्टी टू इट, कि मतलब मैटर जज हुआ कॉज में, वो प्रेजुडिस उनको नहीं करता जो उस केस में पार्टी ही नहीं होते, मतलब जो केस में पार्टी थे उन्हीं के लिंक में डील होता है। ये सेक्शन 35 की लीगल मैक्सिम है, उसका प्रिंसिपल है और अच्छे से समझने के लिए उसको। सेक्शन 36 रेलेवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 35। Judgment order decree other than those mentioned in section are relevant if they are of public nature, relevant to the inquiry, but such judgment order decree conclusive proof नहीं होता। कहता है कि एज पब्लिक नेचर के राइट से डील कर रहे हैं, मैटर से डील करें तो वो रेलिवेंट हैं, लेकिन कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है। जैसे कि ए ने किस किया बी के ऊपर कि तूने मेरी जमीन पर ट्रेसपास किया, बी ने कहा ये तो पब्लिक राइट है, ए कहता नहीं है। बी ने क्या किया, जजमेंट लाके दे दी, ए के अगेंस्ट आई थी, इन अ सूट बाय ए ने सूट पहले भी किया था सी के ऊपर, और उसमें सी को कोर्ट ने दिलाया था राइट टू वे, क्योंकि सी कोर्ट कहती थी कि ये तो पब्लिक राइट है, तो ये एडमिसिबल रेलेवेंट फैक्ट हो जाएगा, एडमिट कर लिया जाएगा ये एविडेंस, पर ये कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, लेकिन जजमेंट दे सकते हैं, रेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। फिर बर्डन ऑफ प्रूफ फिर दोबारा उसके ऊपर आएगा जिसने केस किया, ए ने केस किया ना कि मेरी जमीन पर आ गया, फिर उसको प्रूव करना पड़ेगा फर्दर, लेकिन फॉर द टाइमिंग, लेकिन केस जीतने के लिए हमारे पास सब्सटेंटिव चीज हो गई है। Section 37 judgment date extra other than those mentioned in section 34, 35, 36 when relevant. Judgment order decree other than those mentioned in section 34, 35, 36 are irrelevant unless the existence of such judgment order decree is a fact in issue or is a relevant fact under some other provision of this adheniyam. ए और बी ने सेपरेटली केस किया, ए ने अलग केस किया सी के ऊपर लेवल का, बी ने अलग केस किया, ठीक है। बेयर क्या कह रहा है कि सारी जजमेंट्स इररिलेवेंट होंगी तब अनलेस एंड अनटिल वो रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इश्यू से डील करें, ठीक है। 34, 35, 36 वाली के अलावा जो जजमेंट्स है वो इररिलेवेंट होगी, लेकिन अगर वो फैक्ट इन इश्यू या रेलेवेंट फैक्ट से डील करती हैं फिर वो रेलेवेंट होगी, बस इतना। ए ने केस किया सी के ऊपर लेवल का, यानी कि लिखते हुए जिसने डिफेमेशन की, बी ने अलग से केस किया सी के ऊपर, तो सी ने एक केस में कह दिया है दैट मैटर इज लाइक टू बी लिबरस इज ट्रू एंड द सर्कमस्टेंसेस आर सच दैट इट इज प्रोबेबली ट्रू इन ईच केस। उसने डिफेंस ले ली कि जो भी कहा है ट्रूथफुल है, ए ने ऑब्टेन कर ली डिग्री सी के अगेंस्ट, ठीक है, ऑन द ग्राउंड कि सी जस्टिफाई नहीं कर पाया, ठीक है। अब बी कल को कहे कि वो वाली जजमेंट दे दूं मैं सी के खिलाफ, नहीं, क्योंकि फैक्ट इन इशू ही डिफरेंट है, उसमें कोई और बात से डेफामेशन हुई है, अब वाले केस में और बात से, तो फैक्ट इन इशू यहाँ क्वेश्चन ऑफ फैक्ट रेलेवेंट होगा तो ही जजमेंट रेलेवेंट होगी, अदरवाइज नहीं। सेक्शन 38 फ्रॉड या कोल्यूजन किया है जजमेंट लेने में या इनकम्पिटेंसी या कोर्ट की प्रूव करने के लिए। अब पिछले वाले सेक्शंस में अगर कोई भी जजमेंट दी जाती है
और हम इसमें क्या डिफेंस ले सकते हैं कि या तो फ्रॉड से ली है, या तो कोलिजन से ली है, या फिर इनकम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट से थी। अगर हम ये प्रूव कर जाते हैं तो फिर वो वाली जजमेंट मानी नहीं जाएगी। एनी पार्टी टू द सूट ऑफ प्रोसीडिंग may show that any judgment order decrees which is relevant under so and so sections which has been proved by the adverse party was delivered by the court not committed to deliver it or it was, मतलब ये प्रूव कर सकते हैं। अगर प्रूव कर गए तो ये वाला फैक्ट भी रेलिवेंट हो जाएगा। सेक्शन 39 हैंड राइटिंग ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स। कोर्ट को ओपिनियन बनाना फॉरन लॉ के ऊपर, साइंस, आर्ट के ऊपर, एनी अदर फील्ड के ऊपर, हैंड राइटिंग के ऊपर, फिंगर इंप्रेशंस के ऊपर, ठीक है। इसके ऊपर वो एमसीक्यू पूछ लेते हैं, फॉरेन लॉ, साइंस, आर्ट क्या क्या है। तो ये सारी चीज़ें जो अंडरलाइन की हैं इसको अच्छे से याद कर लेना। एनी अदर फील्ड और एनी क्वेश्चंस एज टू द आइडेंटिटी ऑफ हैंड राइटिंग और फिंगर इंप्रेशंस आर रेलेवेंट फैक्ट एंड सच पर्सन्स आर कॉल्ड एक्सपर्ट्स। कहते कि ये सारे फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट होंगे और वो बंदों को एक्सपर्ट कहा जाएगा जो इसके ऊपर देंगे अपना ओपिनियन। इलस्ट्रेशन यही देख लो, मौत हुई एक ही जहर खाने से। अब ओपिनियन दिया एक्सपर्ट ने कि सिम्टम जो थे वो वही वाले थे जैसे पॉइजन खा के मरा हो, या फिर नहीं वो वाले थे पॉइजन जैसे खा के ना मरा हो, ठीक है। तो वो रेलेवेंट उसका ओपिनियन माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन में ये भी बताया कि अच्छा क्लॉज 2 भी देख लो। व्हेन इन अ प्रोसीडिंग द कोर्ट हैज टू फॉर्म एनी ओपिनियन एज टू एनी मैटर रिलेटिंग टू एनी इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड और स्टोर्ड इन एनी कंप्यूटर रिसोर्स और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल फॉर्म, द ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस रेफर टू इन सेक्शन 79A इज अ रेलेवेंट फैक्ट। कहते कि जो ओपिनियन है ना एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का, जो एग्जामिनर होगा उसका ओपिनियन एविडेंस इंफॉर्मेशन IT एक्ट सन 2000 के तहत सेक्शन 79A के तहत रेलेवेंट फैक्ट होगा। इसमें से भी एमसीक्यू पूछ सकते हैं कौन से सेक्शन के तहत 79 है, कौन सा एक्ट, IT एक्ट सन 2000, ऐसे भी पूछ लेते हैं, बारीकियां पकड़ लेते हैं वो यूजीसी जुडिशरी से ये वाले सारे। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेस ऑफ सबसेक्शन एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस शैल बी एन एक्सपर्ट, ठीक है। कि मतलब एग्जामिनर जो है इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस का वो भी एक्सपर्ट ही माना गया है। फैक्ट्स बेरिंग अपॉन ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स, जो फैक्ट नॉट अदरवाइज रेलेवेंट नहीं है पर वो रेलेवेंट होंगे अगर वो सपोर्ट करते हैं इनकंसिस्टेंट है ओपिनियन से एक्सपर्ट के, तो वो रेलेवेंट होंगे। जैसे कि क्या ए ने पॉइजन दिया, वो पर्टिकुलर उसी पॉइजन से मरा है। फैक्ट क्या था, फैक्ट था कि अदर पर्सन जो उसी पॉइजन से मरे उन्होंने ऐसे ऐसे सिम्टम दिए हैं। अब या तो वो सिम्टम अफर्म होंगे केस में या डिनाई होंगे। डिनाई होंगे तो भी रेलेवेंट फैक्ट है, अफर्म होंगे तो भी रेलेवेंट फैक्ट है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।